हमने देखा कि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान MOUs साइन किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ वहाँ पर मौजूद थे और कहा गया कि $2 बिलियन तक इस जो ट्रेड है इसको एक्सपैंड करने का प्लान है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या देखते हैं कि फ्यूचर में जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं इससे पाकिस्तान की ट्रेड इंगेजमेंट बढ़ने से फ़ायदा हो सकता है? एम्बिशियस होना चाहिए इसको लेके हमें? नहीं मुज़म्मिल, ऐसी तो बहुत MOUs माजी में भी साइन हुए हुए हैं उज़्बेकिस्तान से लेके तमाम और मुल्कों के साथ। इनकी ये सेरेमोनियल होते हैं ज़्यादातर, इनकी कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं होती। एंड व्हाई इज दैट कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटीज है नहीं इतनी ज्यादा, नंबर वन। नंबर टू, उज़्बेकिस्तान की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा छोटी है, तो अगर कोई भी वहां पे ट्रेड होएगी तो उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट होएगा, लाजिम शायद अगर थोड़े बहुत सीमेंट एक्सपोर्ट्स वहां पे चले जाएं तो उससे कुछ ना कुछ फायदा किसी सीमेंट मेकर का शायद थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन कोई सच आप मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका इतना बड़ा नहीं है, अंदाजा लगा सकते। इकोनॉमी उनकी बहुत छोटी है फॉर दैट पर्पस। और रीजन में जो नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, एक दौर में टापी की बात की जाती थी, तो उससे भी पाकिस्तान कोई एक्सप्लॉयटेशन करके फ़ायदा नहीं उठा सकता? हाँ, उससे फायदा नहीं उठा सका। पहली चीज, टापी का ताल्लुक ज्यादातर तुर्कमेनिस्तान से था, है बिल्कुल। और वहां से जो पाइपलाइन जिसके जरिए नेचुरल गैस लेके आनी थी पाकिस्तान में, उस पाइपलाइन में तो उतना सारा सफर अफगानिस्तान के थ्रू ट्रैवल करना था, तो उसमें तो सारा स्टिकिंग पॉइंट था ही है कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तब तक नहीं हो सकता जब तक अफगानिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती। तो आई थिंक कोई 25 साल हो गए हैं ऐसे इंतजार में कि वहां पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट आए, और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और यूएस को भी तो एतराजात है ना उस पर? नहीं, टापी के ऊपर तो यूएस को कोई एतराजात नहीं थे। टापी को तो इनफैक्ट अमेरिका थ्रू आउट बहुत स्ट्रांगली बैक कर रहा था। एंड इट वाज, जब ये ओरिजिनली प्रपोज किया गया है अर्ली परवेज मुशर्रफ के दिनों में, कोई मिडिल ऑफ 2000s का जो पीरियड था, तो तब तो अमेरिका ने ये प्रपोज पाकिस्तान को इसी तरह से किया था कि आप हमें अफगानिस्तान में हमारे गोल्स परस्यू करने में हेल्प करें, तो इन रिटर्न हम आपकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर लेंगे, इस तरह से। तो इफ यू हेल्प अस क्रिएट अ स्टेबल गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, इन रिटर्न उसी गवर्नमेंट को इस पाइपलाइन के जरिए रेवेन्यूज मिल जाएंगे अपनी एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए, और आपकी नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट सारी मीट हो जाएंगी हमेशा के लिए। अच्छा, इसके अलावा इकोनॉमिक सॉवरेनिटी की एक डिबेट की जाती है पाकिस्तान में कि डिसीजन मेकर्स के पास इतनी स्पेस ही नहीं है कि वो कोई पॉलिसी रिफॉर्म्स कर सकें। अब एक और मिसाल हमने देखी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी थी उस पर कहा गया कि टैक्स की छूट दी जाएगी, स्पेयर पार्ट मंगवाए जा सकते हैं कम टैक्सेशन पे। उस पर भी IMF ने एतराज़ कर दिया, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो अगर हम स्विच ही नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे टैक्सेशन की वजह से, तो फिर फ्यूचर में ऑटोमोबाइल को कैसे लेकर जाएं? यही करते रहें, कार्बन एमिशंस को ही डील करते रहें? या तो आई थिंक IMF का जो इतराज था वो ये था कि आप टैक्स की छूट दे के इंसेंटिवाइज मत करें। ये हमारा ट्रेडिशनल एक तरीका रहा है किसी भी चीज को इंसेंटिवाइज करने के लिए, इंक्लूडिंग सोलर पैनल्स। इतनी बड़ी जो रेवोल्यूशन सोलर पैनल्स की चल रही है पाकिस्तान में, वो इसीलिए क्योंकि ये कस्टम ड्यूटी एंड टैक्स फ्री होते हैं बेसिकली, इनका जो इम्पोर्ट है। IMF इस चीज को अपोज करता है, कहते हैं कि टैक्सेस की छूट देके चीज को इंकरेज नहीं किया जाता, मजीद और तरीके होते हैं वो काम करने के लिए। मिसाल के तौर पर जैसे इंडिजिनस मैन्युफैक्चर असेंबली जो शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, एक वो तरीका है। तो आई थिंक इकोनॉमिक सॉवरेनिटी लाजिम कॉम्प्रोमाइज तो होती है जब आप अपनी इकोनॉमी, जब हमारी इकोनॉमी जो है वो फॉरेन क्रेडिट और फॉरेन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट हो चलने के लिए, तो फिर आपके फॉरेन क्रेडिटर्स को वो पावर मिल जाती है टू डिसाइड कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक इस पर्टिकुलर केस में ये IMF की तो एक पुरानी पोजीशन रही है कि टैक्स की छूट दे दे के चीजों को, इंडस्ट्री को प्रमोट करना गलत तरीका है, उसके और तरीके होते हैं। और सब्सिडीज भी देना, ये भी उन्होंने अपोज किया हुआ है, माजी में भी, इस्तीफा भी करेंगे लाजिम। और आपको लगता है कि पोटेंशियल है पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर में कि वो EVs पर शिफ्ट हो जाए बहुत जल्दी, जो ग्लोबल ट्रैजेक्टरी है जो मॉडर्न वर्ल्ड कर रही है? क्योंकि ये करने के अलावा तो वही ऑयल इंपोर्ट का बिल हमारा कम हो ही नहीं सकता, विच इज़ अ मैसिव वन अगर देखा जाए इंपोर्ट्स के लिहाज से। आई थिंक बहुत पोटेंशियल है, और आई थिंक ये इनएविटेबल है, और आई थिंक 2025 वो साल होगा जो एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट इस ट्रैजेक्टरी में माना जाएगा।
ठीक है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो रेवोल्यूशन है वो अब इसी साल में शुरू होने वाली है। लोकली असेंबल्ड पहली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो मार्च के महीने में मार्केट को पहली दफा हिट करेंगी। आपको मार्च के महीने से ऑनवर्ड सड़कों पे नजर आना शुरू होंगी लोकली असेंबल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। चलें, ये तो बिल्कुल एक अच्छा साइन हो सकता है। लेकिन इसके अलावा औरंगजेब साहब ने ये कहा कि जो आइंदा माली साल का बजट होगा इसमें तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो बोझ है उसको हम कम करेंगे। अब इसके ऊपर भी IMF की अप्रूवल चाहिए। तो जिस तरह से पहले एक पॉलिसी कोलिजन हमने यहाँ पर देखा, इस इशू में भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू यू? आ सकता है, क्योंकि IMF ये नहीं कहेगा कि आप सैलरी तबके के ऊपर मजीद टैक्स लगाएं, इस तरह नहीं करेगा। IMF उनसे कहेगा आप लाजिम बेशक कम कर लें, लेकिन जो उसकी टैक्स की रिकवरी कम होगी वो आप कहां से मेकअप करेंगे। तो वो ऑल्टरनेटिव मांगेंगे, और अगर वो ऑल्टरनेटिव कोई क्रेडिबल किस्म का दे देगा कि भाई सैलरी तबके पे कम करके हम सुपर टैक्स बैंक्स पे लगा देते हैं या उसमें इजाफा कर लेते हैं, या कोई भी और एग्जांपल अगर दे दे गवर्नमेंट इन रिटर्न, तो फिर कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन इट कैन नॉट बी रेवेन्यू न्यूट्रल द स्टेप दैट दे टेक। तो लेट्स सी इफ औरंगजेब इज एबल टू गेट दिस डन। और ये इसमें भी कोई आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी है कि हर सेक्टर के लोगों से जो वादा हुकूमत कर लेती है और बाद में ये कहती है कि हमें IMF ने अलाउ नहीं किया इसीलिए प्रोसीड नहीं हो सका, ये भी डेलिबरेट होता है? क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर तो आपको पहले ही अंदाज़ा होता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, IMF से मुज़ाकरात तो आप कर ही रहे होते हैं, तो उसके बावजूद ये ऐलान पहले होता है और बाद में जो इसकी रिजेक्शन है वो IMF से आती है और हुकूमत कहती है कि हमारा तो कोई कसूर नहीं है, IMF ने रिजेक्ट किया। आई थिंक ये काफी हद तक डिलिबरेट होता है, काफी हद तक इसमें मिसमैनेजमेंट का भी रोल होता है। आई थिंक ऐलान करने से पहले अगर आप देख लें कि भाई ये चीज हम लोग जो करना चाह रहे हैं ये हो भी सकती है या नहीं, गिवन हमारे जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जिसमें से IMF एक बहुत बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है, उसके बाद आप उसका ऐलान करें, आई थिंक ये बेहतर होगा। और ये भी हिस्टोरिकली हमारी तमाम गवर्नमेंट्स ने किया है कि अवाम को पलट के बताते हैं कि भाई हम तो बड़ी कोशिश, हम तो बड़े ख्वाहिशमंद हैं कि आप लोगों के लिए कुछ करें, लेकिन हम क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, IMF ने बांधे हुए। इट्स अ वेरी ओल्ड टैक्टिक। अच्छा, इसके अलावा जो FBR के हवाले से बात की औरंगजेब साहब ने, तो उन्होंने ये कहा कि इसमें हम जो ह्यूमन ऑपरेशंस है ना उनको कम करना चाह रहे हैं और AI पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि रिटेलर्स की वो बात कर रहे थे कि उसका परसेंटेज इतना है और टैक्सेशन बहुत कम है, तो AI का इस्तेमाल जो है वो चीज़ों को बेहतर कर देगा। आपको लगता है कि जो असल रॉट है, जो मसला है, वो ह्यूमन इंटरवेंशन ही है? क्योंकि जहाँ जहाँ इस तरह के डॉक्यूमेंटेड ऑफिसेज होंगे वहाँ शफाफियत आ ही नहीं सकती, तरीक़ाकार ही है। जी, आई थिंक ह्यूमन कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले तो करता है, क्योंकि वहाँ से मिसट्रस्ट पैदा होता है, वहां से करप्शन आती है, उधर से मिसमैनेजमेंट आती है, उधर से इस किस्म की प्रैक्टिसेस आती हैं कि पहले आपका टैक्स काट दिया और फिर आपके कोर्ट के चक्कर लगा लगा के उसी पैसों को छुड़वाने के लिए, इस किस्म के तमाम तजुर्बे जो हैं बिजनेस कम्युनिटी के, ये ह्यूमन कॉन्टैक्ट के थ्रू ही आते हैं। लेकिन उसको खत्म करने की बहुत कोशिशें की गई हैं। ये टैक्स रिफॉर्म प्रोजेक्ट जो 2001-2 से शुरू हुए थे, तब से लेके आज तक कोई 2-3 कम से कम कोशिशें की गई हैं कि डिजिटाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन के थ्रू ह्यूमन कॉन्टैक्ट को कम किया जाए। अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने वाले तो FBR के ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, और जहां पे अगर उनकी मर्जी ना हो इस चीज को चलाने के लिए तो वो 1000 तरीके ढूंढ लेते हैं मामला खराब करने के लिए।